बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी है, इसके ऊपर हम एक लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। बेटा, आपको मैं ज़रा रीज़न बताता हूँ कि क्यों इतना दिन गैप रहा। असल में मैं थोड़ा फिट नहीं था और डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया था कि आपने स्क्रीन से, कोई भी मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन से आपने दूर रहने, मुझे कोई आई साइट का मसला हुआ था। तो बेटा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और इंशाल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो बेटा इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहे उसी तसलसल में, तो इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। बेटा, आप लोगों को पता है कि हम मॉडर्न एज तक पहुँच चुके हैं और हम मॉडर्न एज के तकरीबन राइटर्स को और पोइट्स को हम डिस्कस कर चुके थे। इज़रा पाउंड और जो टी.एस. इलियट है उसके ऊपर भी हमारा अलग अलग लेक्चर अपलोड हुई है। अब बेटा, पोइट्स आफ्टर टी.एस. इलियट हमारे पास कौन थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा। So beta, we know that modern poetry was dominated by T.S. Eliot till 1930, but after that a new school of poets emerged and it was headed by W.H. Auden. आप लोगों को पता है कि बेटा मॉडर्न पोइट्री जो है वो टी.एस. इलियट ने ऑलरेडी 1930 तक डोमिनेट की, लेकिन इसके बाद जो है हमारे पास एक न्यू स्कूल ऑफ पोइट्स जो है वो इमर्ज हुए, जिसका हेड था कौन? W.H. Auden and other leading poets were Stephen Spender and Celeste D. Lewis, ठीक है बेटा। उसके साथ हमारे पास और भी जिसको आप समझा जाते हैं कि मैन फिगर जो और भी थे, तो इसमें हमारे पास सेसल डे लीविस था एंड स्टेफन स्पेंडर था, लेकिन उसका जो हेड था वो हमारे पास था W.H. Auden। दे फॉलोड द एग्जाम्पल ऑफ हॉपकिन तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक बड़ा ग्रेट राइटर रहा है जिसने स्प्रिंग रिदम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो दे फॉलोड द एग्जाम्पल ऑफ हॉपकिन एंड मेक यूज ऑफ टेक्निकल अचीवमेंट ऑफ टी.एस. इलियट एंड इज़रा पाउंड। तो हॉपकिन के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए वो इस अचीवमेंट तक पहुंच गए जिस अचीवमेंट तक इज़रा पाउंड एंड टी.एस. इलियट पहुंचे थे। ये दोनों हमारे पास मॉडर्न ग्रेट पोइट्स है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। दीज पोइट्स वर रियली कॉन्शियस ऑफ द बेयरनेस ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। आप लोगों को पता है मॉडर्न टाइम में बस एक हलचल चल रहा था, एक असल में वर्ल्ड वॉर हुए थे, लोग बड़े कंफ्यूज थे कि मतलब होगा क्या। इवन नीत्शे ने, जो कि हमारे पास एक फिलोसफर है, उन्होंने डेथ ऑफ गॉड लिखा, फिर डेथ ऑफ आथर। तो मतलब लोग बड़े हलचल का शिकार हुए थे। सो दे वर रियली कॉन्शियस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन टू स्ट्राइव टू फाइंड वेज आउट ऑफ द वेस्ट लैंड जो है ये मॉडर्न टाइम की तरफ इशारा है, यानी उन्होंने अपनी कोशिश बरकरार रखी कि जो वेस्ट लैंड, जो हलचल, जो एक तरह का एक कन्फ्यूजन के लोग शिकार हुए हैं, किस तरीके से हम बंदों को इससे निकालने की कोशिश करें। देवर, बेटा ये देर नहीं है, ये देवर है, ठीक है बेटा। They were in search of society in which man lives and let other lives too happily, ठीक है बेटा। तो ऐसे सोसाइटी के सर्च में थे जिधर जो है इंसान खुद भी खुश रहना चाहते हैं और दूसरों को भी जीने देते, मतलब खुद भी जीते हैं और दूसरों को जीने भी देते हैं, ठीक है बेटा। So they were in search of a society in which man lives and let other lives too happily। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाए। द मोस्ट ओरिजिनल पोइट ऑफ द मॉडर्न पोइट्स वाज W.H. Auden, who settled in America shortly after the World War II। जो हमारे पास इंग्लैंड का सबसे जो बेहतरीन पोइट था वो हमारे पास था मॉडर्न टाइम का W.H. Auden, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो अमेरिका में सेटल हुआ। ही कंसिडर्स टी.एस. इलियट्स वेस्टलैंड एज ए सिम्बॉलिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अगर आप टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड जो कि उसका एक कह सकते हैं मास्टरपीस है, उन्होंने वो इसको कंसिडर की कि ही इज दिस वर्क इज एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक सिंबल है। बट एज फॉर इलियट इट इज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल dryness, but Auden is a symbol of depressing physical and psychological condition in English social life। टी.एस. इलियट कहते हैं नहीं, ये स्पिरिचुअल जो हमारे पास ड्राइनेस है, जो हम रूहानी तौर पे जो है हम सुकड़ते जा रहे हैं, ये उसके एक एग्जांपल है। लेकिन W.H. Auden कहते हैं कि नो, ये जो आपका वेस्टलैंड है, ये जो फिजिकल एंड सोशल कंडीशन है इंग्लैंड के अंदर,
ये उसका एक सिंबल है। ही वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड, अच्छा W.H. Auden की बात है। He was greatly distressed by the upper and the lower classes which portrayed in the early poetry, while his later poetry developed more sober and comparatively religious to life. उसका जो शुरू वाला पोइट्री था वो अपर एंड मिडिल क्लासेस के वो मतलब उसको वो रिप्रेजेंट करता था, लेकिन उसके जो बाद में जो पोइट्री आई W.H. Auden की तो वो बड़ा रिलीजियस थे। हमारे पास एक नेक्स्ट जो पोइट्स ऑफ T.S. Eliot के बाद एक पोइट है तो वो हमारे पास है स्टेफन स्पेंडर, हु बिगन राइटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Auden, कंपोज लिरिक्स विच ही एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर द वर्किंग क्लास। ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि W.H. Auden भी अपने शुरू वाले पोइट्री के अंदर वो क्या करते थे, तो वो वर्किंग क्लास एंड जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर उसका मतलब सब्जेक्ट मैटर उसका वही था। बट और इस तरह स्टेफन स्पेंडर भी जो था उन्होंने भी अपना जो शुरू वाला वर्क था तो इसमें वो जो है सिंपैथी ऑफ वर्किंग क्लास जो है वो एक थीम उठाई। बट हिज लेटर पोइट्री ही डेवलप्ड हिज ओन क्वाइट ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल विच इज़ अनलाइक द स्टाइल ऑफ एनी अदर पोइट, अनलाइक मीन डिफरेंट द स्टाइल ऑफ एनी अदर पोइट। तो बाद में जो है उन्होंने एक स्टाइल क्रिएट की जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ था और पोइट से। सेल्सी डी लिविस हमारे पास जो है अभी एक मॉडर्न पोइट रहा है T.S. Eliot एंड इज़रा पाउंड के बाद। ही ऑल्सो रोट हिज अर्ली पोइट्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Auden, उन्होंने भी अपना अर्ली पोइट्री जो है W.H. Auden के इन्फ्लुएंस से लिखा, बट हिज लेटर पोइट्री हैज़ बिकम मोर एंड मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द रेमिनिसेंस का मतलब पास्ट इवेंट्स, नॉस्टैल्जिया। तो उसके जो लेटर पोइट्री जो थे तो वो बहुत ज़्यादा वो पास्ट इवेंट जो कुछ पास्ट में गुजरे थे उसके ऊपर वो मुनहसर थे, मतलब बहुत सारे थीम उससे उन्होंने उठाए थे। मोर एवर ही हैड अडॉप्टेड द विक्टोरियन डिक्शन, उन्होंने जो है विक्टोरियन डिक्शन का मतलब द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो आप पोइट्री के अंदर करते हैं या आप कॉमन लैंग्वेज के अंदर, तो उसका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड था तो दैट वाज विक्टोरियन। ऑन द अकाउंट ऑफ हिज प्रोफाउंड नॉलेज एंड टेक्निक ही मे बी कॉल्ड द एकेडमिक पोइट ऑफ द प्रेजेंट एज, यानी ये बड़ा ज़बरदस्त एकेडमिक पोइट का मतलब जो मोस्टली आप अपने एजुकेशन पर्पस के लिए उसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो उसका अजीब टेक्निक और अजीब नॉलेज की वजह से ही इज़ नोन एज एन एजुकेशनल पोइट ऑफ द मॉडर्न टाइम। सेल्सी डी लिविस की बात है, ठीक है बेटा। ये आपका एमसीक्यूज भी है बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है कि व्हाई Cecil D. Lewis is known as the academic poet of the present age. So he had adopted the Victorian diction on the account of his profound knowledge and technique he may be called। तो ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन और आपका तो मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपको एक टफ टाइम से आपको बचा सकते हैं, ठीक है। तो उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज की वजह से, प्रोफाउंड नॉलेज एंड टेक्निक की वजह से ही इज़ एकेडमिक पोइट ऑफ द प्रेजेंट एज। इन हिज पोएम्स, उसके पोएम्स के अंदर है देखिए, द इमेजरी इज प्राइमली रूरल एंड हिज टोन इज एलिजाइक का मतलब सैड। उसके वो प्राइमरीली रूलर जो है उन्होंने इमेजेस को क्रिएट की और उसका टोन जो था वो था सैड। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट हिम विद द जॉर्जियंस, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास जॉर्जियन एक ग्रुप रहा है, ये उससे वो एसोसिएट करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोइट्स ऑफ द प्रेजेंट एज आर लेविस मैकनेसी, एडिथ सेचुअल, रॉबर्ट ग्रेव्स, रॉय कैंपल, जूफ्री ग्रेगसन, जॉर्ज बेकर, डैलन थॉमस। ये हमारे पास और यानी जो T.S. Eliot के बाद जो पोइट्स रहे ये और है। दो दे डिड नॉट मेक एनी प्रॉपर ग्रुप, अगर जो उन्होंने अपना प्रॉपर ग्रुप नहीं बनाई। येस देयर इज अ टेंडेंसी अमंग देम ऑफ द रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश पोइट्री, एक टेंडेंसी उसके अंदर भी रहा है जो कि रोमांटिसिज्म के अंदर है, मतलब जो रोमांटिसिज्म के मतलब वो फॉलो करते हैं इंग्लिश पोइट्री के अंदर, विच हैड बिकम मेटाफिजिकल एंड क्लासिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Auden, इज़रा पाउंड, T.S. Eliot एंड Auden ग्रुप। तो बाद में जो है वो मेटाफिजिकल या क्लासिकल रहे जब वो हॉफकिन, इज़रा पाउंड एंड T.S. Eliot के इन्फ्लुएंस में आ गए। सो बेटा दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। बेटा आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो बेटा हमारे साथ रहे, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे बढ़ के बेटा हमारे पास जो है इस हिस्ट्री के कंप्लीट MCQs नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स जो है हमारे पास मौजूद हैं। सो बेटा अगर आपको ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल मौजूद है बेटा आपके लेक्चरशिप के लिए।
आपके लेक्चरशिप के लिए जो आपका लिटरेचर के एमसीक्यूज हैं, लिटरेचर एमसीक्यूज, हिस्ट्री एमसीक्यूज, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज, लिटरेचर एमसीक्यूज, ठीक है बेटा। और इससे बढ़ के भी हमारे पास जो है लिंग्विस्टिक एमसीक्यूज। आपको बेटा इस बात का पता है, ये जितने भी मैं आपको एमसीक्यूज नोट बताता हूँ, लिटरेचर एमसीक्यूज नोट मतलब जनरल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज नोट, लिंग्विस्टिक एमसीक्यूज नोट्स एंड 35 इंटरव्यू लेक्चर्स जो है, सॉरी यार, इंटरव्यू लेक्चर्स जो है ये हमारे पास मौजूद है, जो आपका लेक्चरशिप जो है उसको कंप्लीट टैकल कर सकता है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल आप जो है आप अभी राब्ता कर ले और इंशाल्लाह जो है अब आपका बिल्कुल बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह बेटा आपको वो टफ टाइम से बचाएगा और इंशाल्लाह आपको गुड टाइम देगा और इंशाल्लाह हमारे मटेरियल जो है आप कभी भी वो मायूस नहीं करेंगे। तो बेटा दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। इसके अलावा बेटा इन लेक्चर में आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, आप वहाँ पर ये नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो बेटा हमारे साथ रहे, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।